हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 7 से करना था। और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये बेसिकली हमारा थर्ड स्टेज ऑफ एरर्स वाला है, जहाँ पे हम डिस्कस किया था कि थर्ड स्टेज ऑफ एरर कब होता है, जब फाइनल अकाउंट्स बना चुके होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ईयर में फ्यूचर के पीरियड्स में हमें हमारी गलती मिलती है। ठीक है, तो इसी के ऊपर सवाल है, आओ जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 इन्हीं दोनों पे हैं। तो देखो क्या कर रहा है, मिस्टर ए क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 30 सितंबर 2010 इन स्पाइट ऑफ अ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो मिस्टर ए ने अपनी बुक्स क्लोज करी 30 सितंबर को, जबकि उसकी ट्रायल बैलेंस में एक डिफरेंस था, उसको डिफरेंस नहीं मिल पाया होगा तो उससे ट्रायल बैलेंस बंद कर दी, फाइनल अकाउंट्स बना दिए। आगे क्या कह रहा है, द डिफरेंस वॉज ₹830, द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, मतलब क्रेडिट साइड 830 से कम थी। तो सस्पेंस अकाउंट में बताओ डेबिट बैलेंस है 830 का या क्रेडिट बैलेंस है 830 का? द डिफरेंस वॉज 830, द क्रेडिट्स बीइंग शॉर्ट, बताओ क्या है इसमें, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? सस्पेंस में क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि सस्पेंस की क्रेडिट साइड ट्रायल में क्रेडिट साइड छोटी है, तो सस्पेंस अकाउंट 830 क्रेडिट साइड पे लिखा जा रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इन 2011, देखो बुक्स कब क्लोज हो गई, 30 सितंबर 2010। अब कह रहा है इन 2011 फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। तो सवाल ना तुमसे ये कहेगा नहीं कि दिस इज अ स्टेज 3 एरर, प्लीज सॉल्व इट लाइक अ स्टेज 3 एरर। तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा डेट्स के थ्रू कि देखो बुक्स क्लोज हुई 30 सितंबर 2010 में और एरर मिला 2011 में, तो खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से स्टेज का एरर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, द फॉलोइंग एरर्स वर लोकेटेड। हमारे सामने 1 2 3 4 5 एरर्स हैं और हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कॉलम वाइज करें, तीनों कॉलम। तो स्टेज 1 हो गया, हम मतलब स्टेज 1 कह रहा हूं, सबसे पहले आ गया हमारा करेक्ट एंट्री, फिर रॉन्ग एंट्री और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। तो चलो सबसे पहले कह रहा है, अ सेल ऑफ ₹2300 टू मिस्टर लाला वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेज लाला। कह रहा है हमने सेल करी 2300 रुपए की मिस्टर लाला को, इसको हमने पोस्ट किया टू द क्रेडिट ऑफ मिसेज माला। ठीक है, पहली चीज तो करेक्ट एंट्री बताओ, हमने लाला को 2300 रुपए की सेल्स करी, इसकी एंट्री क्या होगी, मिस्टर लाला डेबिट टू सेल्स। ₹2300। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है, इट वॉज पोस्टेड टू, पोस्टेड टू मतलब एक जगह पे गलती, क्या कह रहा है, क्रेडिट ऑफ मिसेज माला। तो बताओ इन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी, मिस्टर लाला टू मिसेज माला, नालायक। टू सेल्स टू माला, वो बोल रहा है इट वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मिसेज माला, तो वो लाला में डेबिट नहीं कर पाया, उसने लाला की जगह पे माला में एंट्री करी, तो वो सेल्स में कोई गलती नहीं कर रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि माला की जगह पे, सॉरी लाला की जगह पे माला में डाल दी एंट्री, तो सेल्स में कुछ नहीं एरर, सेल्स क्रेडिट हो जाता है, सेल्स क्रेडिट हुआ, लाला डेबिट होना चाहिए था, उसने लाला डेबिट नहीं किया, उससे उल्टा क्या किया, पार्टी दूसरी चूज कर ली माला, और माला में क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, अब रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है,
रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है, क्या बन रही है रेक्टिफाइंग एंट्री? बोलो। लाला डेबिट टू माला, हिमानी? निकाल तो ले, मुझे आवाज तो आए, क्या बोल रही है? अच्छा हाँ भाई, क्या होगी पीछे? माला टू लाला, तो माला आके गले में डल जाएगी लाला के, है ना? देखो लाला डेबिट होना चाहिए था, क्या लाला डेबिट हुआ? अब करेंगे। सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ है? हुआ है। माला क्रेडिट हो गई, क्या माला क्रेडिट होनी चाहिए थी? नहीं, बेदाबाद की क्रेडिट हुई, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। सबके नीचे लाइन डल गई, कुछ बचा नीचे क्रेडिट डालने के लिए? टू सस्पेंस 4600। अगला, द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक फॉर जुलाई 2010 ₹1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर। कह रहा है रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो कह रहा है रिटर्न्स इनवर्ड जो है जुलाई 2010 की का टोटल 1240 वॉज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, उसकी लेजर में पोस्टिंग नहीं की गई है। ठीक है, तो बताओ क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, या सिंपल अगर रेक्टिफाइंग एंट्री बता सकते तो रेक्टिफाइंग एंट्री बता दो। रिटर्न्स इनवर्ड की एंट्री क्या होती है? अगर माल वापस भिजवाता है कोई तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू डेटर। $1240। अब उसने क्या बोला? इट वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। तो वर्ड लिखा है पोस्टेड, कितनी जगह पे गलती? एक जगह पे गलती, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुई? टू डेटर। बस वही तो कहना चाह रहा है, सेल्स रिटर्न में पोस्ट नहीं करा तो यानी कि डेबिट में कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट में हो गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है, क्या होगी? सेल्स रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। रुक जाओ, एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, बट सेल्स रिटर्न एक एक्सपेंस का खाता है। सेल्स रिटर्न एक एक्सपेंस का अकाउंट है, क्योंकि सेल मतलब इनकम, सेल्स रिटर्न मतलब एक्सपेंस, उल्टा हो गया। तो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर किया था रेक्टिफिकेशन स्टार्ट, तब मैंने वहां बताया था कि स्टेज 3 का जो एरर है उसमें अगर कोई रेक्टिफाइंग एंट्री में इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट हिट होता है तो इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम वहां पे लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट। तो एंट्री बन रही है सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। इन दोनों में कौन सा अकाउंट इनकम या एक्सपेंस का है? सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न नहीं लिखेंगे, उसी जगह पे लिखेंगे हम P&L एडजस्टमेंट डेबिट। टू सस्पेंस 1240। सर ऐसा क्यों किया? सेल्स रिटर्न लिख देते, क्या बुरा था? तो देखो हमने P&L एडजस्टमेंट क्यों लिखा? देखो सवाल ने क्या बोला कि बुक्स क्लोज कब हो गई? 30 सितंबर 2010 पे। ठीक है, तो ये साल कब से स्टार्ट हो रहा होगा? 1 अक्टूबर 2009 से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक, अगला साल कब खत्म होगा? 30 सितंबर 2011 पे। करेक्ट। अब सोचो, वो कह रहा है इस पीरियड में
कोई सेल रिटर्न हुई थी, इस पीरियड में कोई सेल्स रिटर्न हुई थी, जो सेल्स रिटर्न हमने इस समय पे पोस्ट नहीं करी, वो हमें गलती कब पता चली? अगले साल में, यहां गलती पता चली, ठीक है। पर अगले साल में जब ये शुरू हुआ होगा तो शुरुआत में तो मिली नहीं, बाद में चल के कहीं पे जाके मिली, करेक्ट। अब सोचो इस पीरियड में क्या कोई सेल रिटर्न इस साल की हुई होगी? है, हुई होगी। मान लो ये सेल्स रिटर्न है राहुल से, ये सेल्स रिटर्न मान लो विनोद से है, ठीक। अब बताओ अगर मैं ये सेल्स रिटर्न यहां पे सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस कर दूं तो क्या ये नहीं दिखेगा कि इस साल 2 सेल्स रिटर्न हुई है, एक विनोद से हुई और एक राहुल से हुई। बट क्या इस साल 2 सेल्स रिटर्न हुई है? नहीं, एक हुई ना, सिर्फ और सिर्फ विनोद से। तो राहुल वाली सेल्स रिटर्न दिखने लगेगी करंट ईयर में, जबकि क्या ही सेल्स रिटर्न पिछले साल की है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? P&L एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रीवियस ईयर के उसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, पिछले साल के प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या यूज करते हैं? P&L एडजस्टमेंट। तो अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस का खाता अगर हुआ, इनकम या एक्सपेंस का खाता हुआ जो रेक्टिफाइंग एंट्री में आ रहा है, वहां पे क्या यूज करेंगे हम? P&L एडजस्टमेंट, क्योंकि वो उस साल का नेक्स्ट ईयर का इनकम या एक्सपेंस बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, करेक्ट। चलो मैं इसको लाइन को और खींच दूं नीचे। चलो थर्ड कह रहा है फ्रेट पेड ऑन मशीन 5600 वॉज पोस्टेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 6500। हमने एक मशीन खरीदी, मशीन खरीदने पे फ्रेट पे किया 5600 का, हमने पोस्ट कर दिया फ्रेट अकाउंट में एज 6500, ठीक। तो करेक्ट एंट्री पहले बताओ क्या होगी? बाकी लोग अपने अपने हिसाब से बताओ। फ्रेट नहीं पता? आने जाने का जो ट्रक का खर्चा होता है, ट्रक में सामान लाते हैं, टेम्पो में लाते हैं, वो। हाँ भाई बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए करेक्ट? मशीन खरीदी, मशीन पे हमने फ्रेट पे किया 5600, मशीनरी टू कैश, फ्रेट टू कैश। हमने मशीन खरीदने पे फ्रेट पे किया है तो वो मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। जैसे कि हमने एक बिल्डिंग बनाई है ये, तो बिल्डिंग बनाने में जो लेबर का खर्चा है, क्या वो खर्चा ऐड नहीं किया होगा मशीन बिल्डिंग की कॉस्ट में? या सीमेंट आया हमारे घर तक या घर बनाने की जगह पे, तो सीमेंट ट्रक में आया होगा, क्या हमने ट्रक वाले का पैसा नहीं दिया होगा? तो वो क्या हम बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये भी मशीन खरीदने पे फ्रेट पे किया है तो मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। एंट्री क्या बनेगी? मशीन टू कैश, मशीन डेबिट टू कैश, लिखते रहो साथ साथ 5600। अब उसने क्या बोला? इट वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट एज 6500। उन्होंने रॉन्ग एंट्री क्या करी बोलो? उन्होंने एंट्री कर दी फ्रेट टू कैश। अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो। फ्रेट में 6500 आएगा बस, और कैश में 5600 ही आएगा। उसने बोला है फ्रेट अकाउंट में 6500 डाला है, कैश में नहीं बोला उसने। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कोई अपने आप से मत करना, बस मुझे बताओ देख के रेक्टिफाइंग एंट्री क्या दिख रही है तुम्हें? मशीन डेबिट, सस्पेंस डेबिट टू फ्रेट।
मशीन डेबिट होनी चाहिए थी, क्या मशीन डेबिट हुई है? करो। $5600 से डेबिट होनी चाहिए, नहीं हुआ, अब करो। अगला, कैश क्रेडिट होना चाहिए था, क्या कैश क्रेडिट हुआ है? हुआ है। फ्रेट डेबिट हो गया है 6500 से, क्या फ्रेट डेबिट होना चाहिए था? नहीं, बिना बात के डेबिट हुआ, तो अब क्या करोगे? क्रेडिट। बट फ्रेट क्या है? एक्सपेंस खाता है, एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं, तो क्या लिखोगे? टू P&L एडजस्टमेंट। $6500 से, ठीक है। अब हुआ क्या? ये मिसमैच हो रहा है, डेबिट कम है क्रेडिट ज्यादा है, तो डिफरेंस डाल दो सस्पेंस में। क्योंकि ये थर्ड स्टेज का एरर है, वो जो पिछली बार किए थे हमने वो सेकंड स्टेज के एरर थे, जब हमने बिल्डिंग टू वेजेस किया था, तो गलती उसी साल पकड़ में आ गई थी। यहां पे गलती अगले साल पकड़ में आ रही है, इसलिए मशीन टू फ्रेट नहीं लिख सकते, इसलिए पिन एडजस्टमेंट लिख रहे हैं। करें आगे। नेक्स्ट, वाइल होना चाहिए। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल इन परचेजेस अकाउंट टू द नेक्स्ट पेज 65,590 वॉज रिटन इंस्टेड ऑफ 56,950। हुआ क्या? परचेजेस बुक बना रहे थे, परचेजेस बुक में और भी एंट्रीज आ रही थी, तो परचेजेस बुक का टोटल एक पेज का किया, नेक्स्ट पेज पे वो टोटल लिखते हैं, ताकि फिर टोटलिंग बार बार पीछे से ना करनी पड़े। तो अगले पेज पे जब टोटल लिखना था, तो क्या किया? 65,590 लिख दिया हमने परचेज में, जबकि लिखना कितना चाहिए था? 56,950। तो बताओ, हमने अगर रेक्टिफाइंग एंट्री सीधी सीधी पास करें तो क्या बनेगी? हमने परचेजेस क्या कर दिया? कम कर दिया, कम करना चाहिए, हमने ज्यादा लिख दिया। लिखना कितना चाहिए था? 56,950, लिख दिया 65,590। कितने से ज्यादा लिख दिया? निकालो ज्यादा कैलकुलेटर सब अपने अपने। चेक कर लो, इतना ही आ रहा है 8640। 8640 से ज्यादा लिख दिया। ज्यादा लिखने मतलब ज्यादा डेबिट कर दिया या ज्यादा क्रेडिट कर दिया? परचेजेस क्या करते हैं? डेबिट, तो परचेजेस ज्यादा डेबिट कर दिया होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या परचेजेस एक एक्सपेंस खाता है? तो क्रेडिट करने की जगह पे परचेज को क्या लिखेंगे हम? टू P&L एडजस्टमेंट। और सिर्फ परचेज में तो गलती है, कहीं और तो है नहीं, तो ऊपर क्या आएगा? सस्पेंस। तो सीधी सीधी मिल गई एंट्री, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ मशीन ऑन क्रेडिट टू मिस्टर मेहता फॉर ₹9,000 was not entered in the books at all. The book value of the machine was 7,500. The firm has the practice of writing off depreciation 10% on the balance at the end of the year. तो कह रहा है हमने उधार पे मिस्टर मेहता को मशीन बेची 9,000 रुपये में, और हमने इसको एंटर ही नहीं करा बुक्स में, मतलब पूरी की पूरी एंट्री ही मिस आउट कर दी। द बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 7,500. द फर्म हैज द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग ऑफ डिप्रेशन 10% ऑन द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बताओ क्या करना चाहिए था इस सवाल के अंदर? पूरी एंट्री ओमिट कर दी, पूरी की पूरी एंट्री मशीन बेचने की एंट्री मिस आउट कर दी। बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए थी? इसमें देखेंगे कि मशीन का ही बिजनेस था उसका या नहीं? मशीन बेचना तो काम नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि मशीन बेचना काम नहीं होता। मिस्टर मेहता तो मशीनरी, ओके। बाकी लोग
बुक वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज 7500, इट वॉज सोल्ड फॉर 9000, और नीचे कह रहा है कंपनी की प्रैक्टिस है डेप्रिसिएशन लगाने की 10% एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मशीन की बुक वैल्यू है 7,500। सवाल बोल रहा है कि उनकी प्रैक्टिस है 10% डेप्रिसिएशन लगाने की, तो पहले 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, उसके बाद बेची जाएगी। तो माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना 750, तो माइनस करने के बाद आया 6250, ये हो गई बुक वैल्यू रिवाइज्ड। 6750 आ रहा है, 6750, ठीक है। ये नोट करते रहना, नीचे अलग से नोट कर लेना। बुक वैल्यू है 7,500 जो सवाल में दिया है, 10% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, तो बुक वैल्यू माइनस करने के बाद आई 6750। 6750 की मशीन हमने सेल कर दी 9000 में, प्रॉफिट में बेची या लॉस में? तो सेल करी हमने 9000 में, बुक वैल्यू है उसकी कितना 6750, तो हमने प्रॉफिट बेची 2250 का। तो हमने जो सेल करी है, इस सेल की एंट्री बिल्कुल भी नहीं करी। बताओ करेक्ट एंट्री क्या होगी? पहले मशीन बेची उधार पे मेहता को, उधार पे, ये बेसिक जर्नल एंट्रीज में तुम लोग घंटे लगा रहे हो। मेहता डेबिट 9000 टू मशीन 6750 था ना मशीन की बुक वैल्यू, टू P&L 2250। ये एंट्री होनी चाहिए थी, इन्होंने कुछ भी नहीं करा। रेक्टिफाइंग एंट्री बताओ क्या होगा? एज इट इज हो जाएगी, नालायक। तेरे से बड़ा नालायक नहीं देखा फिर तो मैंने। ये जो P&L है ये क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल, ये प्रॉफिट ही तो है। प्रॉफिट ऑन सेल क्या है? इनकम का खाता, तो इसलिए P&L एडजस्टमेंट लिख रहे हैं। मशीन एक इनकम का खाता है भाई। तो मेहता डेबिट टू मशीन टू P&L एडजस्टमेंट लिख लो। किसको नहीं आया समझ? तो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। A merchant's trial balance as on 30th June did not agree. The difference was put to a suspense account. During the next trading period, the following errors were discovered. You are required to give journal entries. Question number 8th. Correct entry, wrong entry, rectifying entry.
चलो सबसे पहले क्या कह रहा है, द टोटल ऑफ परचेजेस बुक ऑफ वन पेज 4539 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 4593। ऐसा ही सवाल अभी अभी हमने किया था। परचेज बुक का टोटल था कितना बताओ, 4539 या 4593 क्या था? क्या था परचेज का टोटल? 4539। उसको नेक्स्ट पेज पे लिखा 4593 से। तो हमने क्या किया, कम या ज्यादा? ज्यादा डेबिट कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बट परचेजेस करेंगे। परचेजेस क्या है, एक्सपेंस खाता, तो क्या लिखेंगे हम परचेजेस की जगह पे? P&L एडजस्टमेंट। तो 93 माइनस 39, बस 54 से ज़्यादा कर दिया। ऊपर डेबिट पे कुछ है नहीं क्योंकि और कुछ कहीं और गलती हुई नहीं, तो सस्पेंस डेबिट। नेक्स्ट, a sale of 573 was entered in the sales book as 753 and posted to the credit of the customer। कह रहा है सेल करी 573 की, हमने एंटर कर दिया सेल्स बुक में कितने में, 753 में, और पोस्ट कर दिया कस्टमर के क्रेडिट पे। बताओ सेल्स बुक में कौन सी सेल्स रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट सेल्स। ये तुम्हें 11th क्लास में सिखा दिया जाता है कि परचेज बुक सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती है परचेजेस क्रेडिट सेल्स। ठीक, तो सेल्स बुक में 573 की सेल्स करी थी हमने, इसको रिकॉर्ड करना था। बताओ क्या एंट्री होगी? करेक्ट, हाँ, डेटर टू सेल्स कितने से? 573। डेटर डेबिट टू सेल्स। अब क्या कह रहा है, इट वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 753 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। रॉन्ग एंट्री आइडेंटिफाई करो। रॉन्ग क्या किया? टू सेल्स और टू डेटर। अमाउंट बताओ सेल्स में कितना लिखूं? सेल्स बोलो कितना लिखूं? सेल्स में डलेगा 753। डेटर में कितना डलेगा? 573। उसने बोला सेल्स बुक में, यानी कि सेल्स में 753 लिखा है, डेटर में नहीं 753 लिखा, उसने 573 लिखा है, बट कर क्या दिया, 573 से उसको क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री, सोचो, डेटर डेबिट होना चाहिए था, क्या डेटर डेबिट हुआ? नहीं, डेटर डेबिट करेंगे। अभी लिखना मत तुम लोग, मैं लिख दूंगा फिर अल्टीमेटली करवा दूंगा। 573 सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था, क्या सेल्स क्रेडिट हुआ? हुआ, लेकिन ज्यादा क्रेडिट हो गया, तो अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और क्योंकि सेल्स क्या है, एक इनकम का खाता, तो क्या हो जाएगा, सेल्स की जगह पे पिन एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो कितने से हुआ? 753 माइनस 573, 180। आ रहा समझ? तो हमने ये इसको कर दिया, इसको कर दिया। डेटा क्रेडिट हो गया 573 से, क्या डेटा क्रेडिट होना चाहिए था? नहीं, डेटा बिना बात के क्रेडिट हुआ, तब क्या करेंगे? डेटा क्रेडिट होना चाहिए था क्या?
नहीं होगा क्रेडिट। अब क्या करें, डेबिट करेंगे। तो 570 से तो डेबिट हो ही रहा था, एक बार और डेबिट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1146 से। ठीक है, सबके नीचे लाइन डल गई, कुछ बचा नहीं, तो नीचे आ जाएगा सस्पेंस। किसको नहीं आया समझ बोलो। पूर्ति, पहला डेबिट यहां करना था वो नहीं किया, दूसरा यहां क्रेडिट कर दिया, करना नहीं चाहिए था, तो इससे 2 बार डेबिट हुआ। ये डेबिट नहीं हुआ, इसे डेबिट किया, ये बिना बात के क्रेडिट हो गया, तो रिवर्स करने के लिए एक बार डेबिट किया, तो 570 से 2 बार डेबिट होगा ना। अगला थर्ड, a return to a creditor ₹5 and 10 was entered in the returns inward book. However, the creditor's account was correctly posted. A return to a creditor 510 was entered in the returns inward book. However, the creditor's account was correctly posted. हमने 510 का सामान वापस करा, इसकी एंट्री क्या होगी? A return to a creditor, creditor debit to purchase return, return to a creditor मतलब हमने खरीदा था पहले माल, तभी तो उधार पे खरीदा, तभी तो वापस कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को वापस किया, तो ये हमारी परचेज रिटर्न होगी। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड, नॉट रिटर्न इनवर्ड। कैसे आइडेंटिफाई होता है सर ये रिटर्न इनवर्ड है रिटर्न आउटवर्ड है? हमें तो ये पल्ले नहीं पड़ता, तो उसके नाम में देखो क्या है, रिटर्न्स आउटवर्ड है या रिटर्न्स इनवर्ड है। आउटवर्ड का मतलब क्या है? बाहर जा रहा है, यानी कि पहले माल अंदर आया होगा तभी तो वापस बाहर जा रहा है, रिटर्न आउट बाहर की तरफ हो रहा है, यानी कि पहले माल अंदर आया ना, यानी कि क्या किया होगा? परचेज या सेल। अंदर जब आएगा तो क्या किया होगा हमने? हमारी परचेज किया होगा ना, तो रिटर्न्स आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, और रिटर्न्स इनवर्ड मतलब रिटर्न अंदर की तरफ आ रहा है, यानी कि पहले माल गया होगा तभी तो अंदर वापस आ रहा है, तो यानी कि क्या होगा? बाहर क्या होगा? सेल्स, तो वापस आ रहा होगा जो सेल्स रिटर्न। तो हमने क्रेडिटर को रिटर्न किया 510, क्रेडिटर को रिटर्न किया मतलब खरीदा होगा तभी वो क्रेडिटर बना हमारा, तो इसकी एंट्री क्या होगी? 510 का माल हमने क्रेडिटर को वापस किया, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, या रिटर्न्स आउटवर्ड भी लिख सकते हो। 510 आगे उसने क्या बोला? इट वॉज एंटर्ड इन द रिटर्न्स इनवर्ड बुक, हाउएवर क्रेडिटर्स अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। रिटर्न्स इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। वो कह रहा है उन्होंने उसको सेल्स रिटर्न में डाल दिया, वो तुम्हारी तरह ही था, उसको सेल्स रिटर्न लगता था, रिटर्न इनवर्ड लगता था परचेज रिटर्न, उसने तुम्हारी तरह मान के उसको सेल्स रिटर्न मान लिया। कह रहे हैं बट उसने क्या किया? क्रेडिटर का अकाउंट करेक्टली पोस्ट किया, ठीक है, क्रेडिटर में ठीक किया। तो बताओ उसने रॉन्ग एंट्री क्या करी? क्रेडिटर को तो ठीक किया, तो क्रेडिटर डेबिट 510, और कह रहा उसने उसको सेल रिटर्न में डाल दिया, तो क्या किया होगा? और ये वाला तो ठीक किया, आगे बताओ। नालायक, सेल्स रिटर्न भी डेबिट कर दिया। सर कहां लिखा है डेबिट किया? मुझे बताओ सेल्स रिटर्न होता क्या है? डेबिट होता है क्रेडिट होता है? तो और क्या कह रहा होगा फिर उसने कहाँ डाला उसको? रिटर्न्स इनवर्ड बुक में। रिटर्न्स इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट होती है क्रेडिट होती है? डेबिट होती है, तो उसने वही किया, सेल्स रिटर्न में डेबिट कर दिया।
रेक्टिफाइंग एंट्री, अपने आप 2 मिनट बुद्धि लगाओ और बताओ क्या होगी। रेक्टिफाइंग एंट्री लिखना मत, नहीं तो तुम कटेगा, कट सकता है। हाँ बोल। सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट, अच्छा, और अमाउंट ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। जिसको नहीं आया समझ, देखो क्रेडिटर डेबिट होना चाहिए था, क्या डेबिट हुआ? ये तो ठीक हो गया। ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्या ये क्रेडिट हुआ? ये क्रेडिट होना चाहिए था, क्या क्रेडिट हुआ? नहीं। अब करेंगे, बट परचेज रिटर्न क्या है? इनकम, क्योंकि परचेजेस एक एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम, तो ये इनकम का खाता है, तो इनकम के खाते के लिए क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट 510 से, ठीक। फिर सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया, क्या सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था? नहीं, बिना बात के डेबिट हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न क्या है? एक्सपेंस का खाता है, तो ये भी P&L एडजस्टमेंट से लिखा जाएगा, तो ये भी 510 से क्रेडिट होगा। तो 510 से तो पहले हो गया था, 510 से एक बार और हो गया, तो कितना हो गया? और ऊपर कुछ था नहीं, सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम C दास 620 was posted to the debit of G दास। पहले तो सोच के बताओ करंट एंट्री क्या होगी। कैश रिसीव फ्रॉम C दास 620, कैश डेबिट टू C दास लिखो। वो क्या कह रहा है? इट वॉज पोस्टेड टू मतलब एक जगह पे गलती, टू द डेबिट ऑफ G दास। बताओ उन्होंने क्या किया? लो तुम्हारे सामने छोड़ रहा हूं, बताओ क्या किया उन्होंने एंट्री? कैश तो सही किया बट C दास, G दास, तो कैश में सब सही है, उन्होंने G दास को डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में क्रेडिट टू C दास कर दे। इसमें कुछ नहीं किया, उसने बोला कि जो एंट्री C दास में होनी चाहिए थी वो पहली बात तो उसने G दास में कर दी, और जो चीज क्रेडिट होनी चाहिए थी उसको उसने डेबिट कर दिया है। रेक्टिफाइंग एंट्री दिख रही है? कैश डेबिट होना चाहिए था, क्या कैश डेबिट हुआ? C दास क्रेडिट होना चाहिए था, क्या C दास क्रेडिट हुआ? नहीं, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, और ये भी हो गया, ये डेबिट हो गया। क्या डेबिट होना चाहिए था? नहीं, बिना बात के डेबिट हुआ। अब ऊपर कुछ है नहीं तो सस्पेंस। सर इधर क्यों नहीं लिखा P&L एडजस्टमेंट? बताओ जी, इधर क्यों नहीं लिखा P&L एडजस्टमेंट? क्योंकि ये डेटर के अकाउंट्स हैं, डेटर एक असेट है। मैंने बोला है सिर्फ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के लिए यूज करेंगे हम P&L एडजस्टमेंट, ना कि असेट लायबिलिटीज के लिए। अगला, गुड्स वर्थ 840 वर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वॉज मेड आउट। 840 रुपए की गुड्स हमने कस्टमर को डिस्पैच कर दी हैं, मतलब हमने सेल कर दी है,
बट इसकी हमने एंट्री नहीं पास करी, नो इनवॉइस वाज मेड आउट, मतलब हमने कुछ का बिल नहीं बनाया, यानी कि रिकॉर्ड नहीं कर पाए। 840 का सामान कस्टमर को बेचा, करंट एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश पे क्रेडिट पे? ये सेल कहां लिखा है? 840 गुड्स डिस्पैच कर दिए कस्टमर को, बोलो भाई जल्दी। क्रेडिट पे सेल्स किया है, एंट्री क्या होगी? करंट एंट्री। डेटर टू सेल्स, कह रहा है हमने इसका कोई इनवॉइस ही नहीं बनाया, मतलब हमने इसकी कोई एंट्री ही नहीं पास करी। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? डेटर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, goods worth 1000 were sent on sale or return basis to a customer and entered in the sales book. At the close of the year, the customer still had the option to return the goods. The sale price was 25% above cost. ये एक नई चीज़ है जो तुम्हें नहीं सिखाई जाती 11th क्लास में, मैं वो बता देता हूँ बस इसको। और तो कह रहा है 1000 रुपये के गुड्स हमने कस्टमर को भेजे थे सेल और रिटर्न बेसिस पे। सेल रिटर्न बेसिस क्या होता है? हम कस्टमर को एक प्रोडक्ट देते हैं और कहते हैं आप 5 दिन 10 दिन हफ्ता भर ट्राई करो, अगर आपको पसंद आता तो खरीद लेना, नहीं तो क्या करना? वापस कर देना। तो इसको बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। ठीक है, तो हमने 1000 रुपये का माल कस्टमर को दिया था और उसको सेल्स बुक में डाल दिया था। ठीक है, एट द क्लोज ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ तो कस्टमर के पास अभी भी ऑप्शन था कि वो वापस कर सकता था सामान। ठीक है, और सेल प्राइस क्या है? 25% अबव कॉस्ट। तो इसको समझो ऐसे, लेट सपोज हमारा साल यहां क्लोज हो रहा है, 31 मार्च हमारा साल क्लोज हो रहा है और हमने फॉर एग्जाम्पल 29 मार्च को, डेट तो दी नहीं, मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेट, 29 मार्च को फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें सामान दिया है और क्या कहा है? एक हफ्ता ट्राई करना, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। ठीक है, तो मैंने तुम्हें 1000 रुपये का माल दिया है और तुम्हें कितने दिन दिए हैं? 7 दिन दिए हैं ट्राई करने के लिए। तो तुम्हारे 7 दिन कब खत्म होंगे? तारीख बताओ ना। 29 तारीख को मैं तुम्हें सामान दिया, कहा 7 दिन ट्राई करो। ठीक, 5 अप्रैल तक तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास यहां तक का टाइम है। यहां पे तुम क्या कर सकते हो? या तो रिटर्न कर सकते हो मेरे को, या फिर खरीद सकते हो। ठीक है, अब क्या मुझे पक्का है 31 मार्च पे कि तुम खरीद लोगे? नहीं ना, मुझे पक्का नहीं पता। तो मैंने क्या किया? मैंने 31 मार्च पे इसको सेल मान लिया। कैसो सेल मानना चाहिए था मुझे? नहीं, मैंने सेल मान लिया, तो मैंने इसकी एंट्री क्या करी होगी? मैंने एंट्री करी होगी डेटर डेबिट टू सेल्स। तो क्या मुझे ये एंट्री करनी चाहिए थी? नहीं, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री। तो या तो मैं इसको सेल्स रिटर्न मानूं या सेल्स को रिवर्स कर दूं। तो बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी? P&L एडजस्टमेंट टू डेटर, क्योंकि मुझे करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। तो रिवर्स करने पर एंट्री क्या बनेगी? सेल्स टू डेटर। सेल्स क्या है? इनकम का खाता, उसी जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट टू डेटर। पहली चीज तो ये करो। आओ, छठे के अंदर पहली एंट्री करंट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? नहीं, सेल्स रिटर्न टू डेटर। मुझे रिवर्स करनी है ना, तो सेल्स रिटर्न टू डेटर 1000 रुपये से, जो कि मैंने नहीं करी। तो मुझे अब एंट्री क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स।
तो मैं क्या करूंगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट टू डेटर 1000 रुपये से। ये एंट्री करनी चाहिए थी, करी नहीं, अब करो। अब करूंगा तो क्या होगा, सेल्स डेटर होगा। क्यों होगी? नहीं नहीं, मुझे रिवर्स करनी चाहिए थी। 31 मार्च पे ये एंट्री होनी ही नहीं चाहिए थी ना, डेटा टू सेल्स होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। ये रिवर्स वाली एंट्री मैंने करी ही नहीं है। ठीक है, ये एंट्री ही नहीं करी, तो मेरी रिवर्सल एंट्री क्या बनेगी, पिन एडजस्टमेंट टू डेटर। अब क्या करना चाहिए मुझे, जब मैंने इसको अपनी सेल्स से रिवर्स किया तो मुझे इसको मानना चाहिए अपना क्लोजिंग स्टॉक, है कि नहीं? सामान तो अभी तुम्हारे पास पड़ा है, बट अल्टीमेटली है किसका, अभी मेरा है ना, जब तक तुम हाँ नहीं कर देते। तो 31 मार्च पे तो ये सामान मेरा है, मुझे किस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए अपने पास स्टॉक पे रिकॉर्ड करना चाहिए। और स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होता है। तो मैंने 1000 रुपए का सामान तुम्हें भेजा था, उसके अंदर 25% प्रॉफिट जुड़ा हुआ था। कह रहा है सेल प्राइस वॉज 25% अबव कॉस्ट। तो मेरे को कॉस्ट नहीं पता, बट मुझे पता है प्रॉफिट कितना है, 25% ऑफ कॉस्ट। तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है, 1000 रुपए। चेक करो ना, मैंने क्या सवाल ने क्या लिखा, गुड्स वर्थ 1000 वर सेंट ऑन सेल रिटर्न बेसिस एंड वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। तो मैंने सेल्स कितने से मानी थी, 1000 से ना, तभी तो 1000 से रिवर्स कर रहा हूं मैं। तो कॉस्ट नहीं पता मुझे, बट मुझे पता है कॉस्ट में जब मैंने 25% ऐड किया तो मेरी सेलिंग प्राइस निकल के आई 1000 रुपये। तो मुझे क्या चाहिए, सामान की कॉस्ट चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो सामान मैंने तुम्हें दिया था ये मेरा स्टॉक है, तो मुझे इसको स्टॉक में रिकॉर्ड करना चाहिए। और स्टॉक रिकॉर्ड होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए, इसलिए तो अगर मैं कॉस्ट को ले लूँ x, तो ये कितना हो जाएगा, 25/100 x। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.25x। ये बात तो क्लियर होगी ना, 25/100 को डिवाइड करोगे, 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.25x। तो ये कितना आ गया, 1.25x इज इक्वल टू 1000। तो x कितना, 1000 डिवाइडेड बाय 1.25। तो x आ गया 800, यानी कि कॉस्ट है 800। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। कर लिया, कॉस्ट आ गई 800। अब मुझे इसको रिकॉर्ड करना चाहिए अपने पास एज क्लोजिंग स्टॉक। तो इसकी एंट्री जो क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करने की होनी चाहिए, मैं वो लिखवा रहा हूं। तो अगली एंट्री होनी चाहिए क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। ₹800 से, ठीक है, जो कि एंट्री नहीं हुई। तो बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। ₹800 से।
क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट भी एक इनकम एक्सपेंस का ही खाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ट्रेडिंग पेनल भी। ट्रेडिंग अकाउंट याद करो 11th क्लास में बनाते थे तो उसमें क्या लिखते थे, इनकम्स और एक्सपेंसेस लिखते हैं ना, डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो भी क्या एक नॉमिनल अकाउंट ही है, इनकम एक्सपेंस का खाता है वो, तो ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो सवाल ने पूछा हाउ वुड यू रेक्टिफाई गिव द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स इन अ वे सो एज टू शो द करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस करेक्टली। तो हमने जर्नल एंट्रीज पास कर दिए ताकि करंट के प्रॉफिट और लॉस करेक्टली शो हो जाए। ठीक है, तो यहां से हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट, कोई चीज पूछनी है तो पूछो। हाँ ठीक है, तो आज इतने रखें, नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर शुरू करें या नया चैप्टर शुरू करना आज, बोलो क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे, नेक्स्ट क्लास से करें? चलो तो आज फिर इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपने पास, और जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली बीआरएस शुरू करेंगे। ठीक है, अगर कुछ और करना हो तो कुछ और कर लेंगे, देखते हैं, जहां तक मेरा बीआरएस का ही प्लान है, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।